नमस्ते। टमाटर है तो आम, कृषि और विज्ञान के नजरिए से देखें तो ये काफी महत्वपूर्ण है। इसकी खेती और इसके देखभाल पर केंद्रित है। तो शुरुआत करते हैं इसके वैज्ञानिक नाम से। लाइकोपेर्सिकॉन एस्क्युलेंटम। लाइकोपेर्सिकॉन एस्क्युलेंटम। थोड़ा मुश्किल नाम है। हाँ, थोड़ा है। और ये सोलेनेसी कुल का है, मतलब जिसमें आलू, मिर्च, बैगन आते हैं ना, उसी परिवार का। अच्छा, उसी परिवार का। जी। और इसमें गुणसूत्र क्रोमोसोम होते हैं 2n = 24। और ये आया कहाँ से? मतलब भारत का तो नहीं है शायद? नहीं, इसकी जो उत्पत्ति है वो पेरू में मानी जाती है, दक्षिण अमेरिका। पेरू। अच्छा जी। और एक मजेदार बात बताऊं, वनस्पति विज्ञान के हिसाब से टमाटर असल में एक फल है, सब्जी नहीं। फल? अरे हम तो सब्जी मानते हैं। हाँ, तकनीकी रूप से ये एक बेरी है, जैसे अंगूर होते हैं। बेरी? वाह, ये तो सच में नई बात पता चली। और इसके फूलों का गुच्छा, उसे रेसिमोस पुष्पक्रम कहते हैं। ठीक है। और वो जो इसका खास लाल रंग है, एकदम चमकदार। हाँ, वो आता है लाइकोपीन नाम के एक वर्णक मतलब पिगमेंट से। लाइकोपीन? जी। और ये सिर्फ रंग नहीं देता, ये सेहत के लिए भी अच्छा माना जाता है, एंटीऑक्सीडेंट है। अच्छा, तो शायद इसीलिए वो सुरक्षात्मक भोजन वाली बात। हाँ, संभवतः इसके पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से ही स्रोतों में इसे ये कहा गया है। और भी कुछ खास बातें हैं इसकी, जैसे ये गर्म मौसम का पौधा है। पर कमाल ये है कि इसे लगभग पूरे साल उगा सकते हैं। अच्छा जी। और ये क्लाइमेट्रिक है। क्लाइमेट्रिक मतलब ये कि तोड़ने के बाद भी पकता रहता है। अरे वाह, जैसे केला होता है। बिल्कुल। इससे क्या होता है कि किसानों को और बेचने वालों को थोड़ा समय मिल जाता है इसे बाजार तक लाने में। हाँ, ये तो बहुत काम की चीज है। और साथ ही ये डे न्यूट्रल पौधा है। डे न्यूट्रल मतलब इसे दिन की लंबाई से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, दिन छोटा हो या लंबा, ये फूल फल दे सकता है। अच्छा, इसीलिए अलग अलग मौसम में उग जाता है। हाँ बिल्कुल। और ये स्वपरागित भी है, मतलब सेल्फ पॉलिनेटेड। इसके फूल खुद ही परागण कर लेते हैं। अब आते हैं खेती पर। इसे उगाना कैसा है? क्या खास चाहिए इसे? मिट्टी, पानी, तापमान? जी बिल्कुल, यहीं पर एग्रोनॉमी यानी कृषि पद्धतियों का काम आता है। देखिए, जानकारी कहती है कि टमाटर को सबसे बढ़िया तापमान लगता है 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। 21 से 27 डिग्री? जी। मतलब ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंड। सही। और मिट्टी का पीएच वो 6 से 7 के बीच हो तो क्या कहने, थोड़ा न्यूट्रल जैसा। 6 से 7 pH? ठीक है। और मिट्टी कैसी? क्या किसी भी मिट्टी में चल जाएगा? नहीं, सबसे अच्छी रहती है रेतीली दोमट मिट्टी, जिसमें पानी रुके नहीं, ड्रेनेज अच्छा हो। और हाँ, जैविक पदार्थ मतलब ऑर्गेनिक मैटर खूब होना चाहिए। ऑर्गेनिक मैटर यानी खाद वगैरह। हाँ, गोबर की खाद, कंपोस्ट। और बुआई, बीज कब बोते हैं और कितना बीज लगता है? इसमें कुछ अलग अलग जानकारी थी शायद। हाँ, समय को लेकर थोड़ी भिन्नता है, शायद इलाके और किस्म पर निर्भर करता है। एक जगह लिखा है कि मई, जून और नवंबर, दिसंबर में रोपाई करते हैं। दूसरी जगह किस्म के हिसाब से है, अगेती किस्मों के लिए जून जुलाई, मध्यम के लिए अगस्त अक्टूबर और पछेती के लिए नवंबर दिसंबर। बीज की मात्रा भी किस्म पर निर्भर है। जो सामान्य किस्में हैं उनका करीब 350-400 ग्राम बीज 1 हेक्टेयर के लिए। और हाइब्रिड, उनका कम लगता है सुना है। जी हाँ, हाइब्रिड का काफी कम, सिर्फ 100 से 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर। और बीज को सीधे खेत में डालते हैं या पहले पौध बनाते हैं? नहीं, आमतौर पर पहले नर्सरी में पौध तैयार करते हैं। अच्छा, नर्सरी। जी। और बीजों को बोने से पहले उपचारित करना जरूरी बताया गया है। ट्रीटमेंट क्यों? ताकि शुरुआती बीमारियों से बचाव हो सके, खासकर डैम्पिंग ऑफ से, जिसमें छोटे पौधे गल जाते हैं। हाँ, वो तो बहुत होता है नर्सरी में। बिल्कुल। तो इसके लिए ट्राइकोडर्मा या स्यूडोमोनास जैसे जैविक फफूंद नाशक इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कार्बेंडाइजिम जैसा रसायन। ओके। नर्सरी की मिट्टी में भी खाद, नीम की खली वगैरह मिलाते हैं। फिर लगभग 25 दिन में पौधे तैयार हो जाते हैं खेत में लगाने के लिए। और जब पौधे खेत में लग गए, उसके बाद खाद पानी, उसका क्या हिसाब है? हाँ, वो भी जरूरी है। संतुलित पोषण चाहिए पौधे को, एनपीके। एक दिलचस्प बात यह है कि नाइट्रोजन को अक्सर 2 बार में देने को कहा गया है। 2 बार में? जी। एक हिस्सा रुपाई के समय और बाकी का करीब 1 महीने बाद, जब पौधा थोड़ा बढ़ जाए। इसके अलावा बोरॉन और जिंक जैसे छोटे पोषक तत्वों का भी जिक्र है। बोरॉन की कमी से फल फट सकते हैं। अच्छा, फल फटना बोरॉन की कमी से होता है। जी। और उपज बढ़ाने के लिए कभी कभी ट्राइकोटानॉल जैसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का छिड़काव भी सुझाया गया है।
है। जानकारी में कई किस्मों के नाम भी थे। पूसा रूबी, रोमा, पंजाब छुआरा, ये तो काफी सुने हुए नाम है। हाँ, ये काफी लोकप्रिय किस्में हैं। पूसा रूबी तो बहुत पुरानी और भरोसेमंद है। हाँ, अर्का सौरव, पूसा गौरव जैसी नई किस्में भी हैं और रोमा, पंजाब छुआरा जैसी प्रोसेसिंग मतलब सॉस वगैरह बनाने के लिए अच्छी है। एक फ्लेवर सावर का भी जिक्र था, वो क्या है? हाँ, फ्लेवर सावर, वो एक जेनेटिकली मॉडिफाइड किस्म थी। GM। जी, उसे इसलिए बनाया गया था कि वो जल्दी खराब ना हो, शेल्फ लाइफ ज्यादा हो। ये दिखाता है कि विज्ञान टमाटर को बेहतर बनाने में कहाँ तक जा चुका है। कमाल है। हर किस्म की अपनी खासियत होती है। पकने में 80 से 120 दिन लग सकते हैं और खेत में लगाने की दूरी भी थोड़ी अलग-अलग रखते हैं। ठीक है, तो उगाने में भी काफी विज्ञान है। मिट्टी देखो, तापमान देखो, खाद डालो। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप कोई भी नया एपिसोड मिस ना करें। इस एपिसोड के विस्तृत नोट्स और PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। कीड़ों और बीमारियों से बचाना है ना? आपने बिल्कुल सही कहा। ये एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण पहलू है। स्रोतों में इस पर काफी डिटेल है। पहले कीटों की बात करते हैं, मतलब पेस्ट्स। सबसे बड़ा सिरदर्द है फल छेदक, फ्रूट बोरर। हाँ, वो इल्लियां जो फल के अंदर घुस जाती हैं। बिल्कुल, इसमें हेलिकोवर्पा और स्पोडोप्टेरा जैसी इल्लियां आती हैं। ये सीधा फल को ही निशाना बनाती हैं। इनसे कैसे बचाते हैं फिर? दवा डालते हैं। सिर्फ दवा नहीं, एक पूरी रणनीति होती है जिसे IPM यानी एकीकृत कीट प्रबंधन कहते हैं। इसमें कई चीजें शामिल हैं, जैसे एक तरीका है ट्रैप क्रॉपिंग। ट्रैप क्रॉपिंग? हाँ, मतलब टमाटर के खेत में बीच बीच में गेंदे के पौधे लगा देना। गेंदा? हाँ, उससे क्या होगा? पेंदा इन इल्लियों को अपनी तरफ खींचता है तो वो टमाटर को छोड़कर गेंदे पर चली जाती हैं। अरे वाह, ये तो बढ़िया तरीका है। जी, फिर फेरोमोन ट्रैप लगाते हैं। इससे नर कीट पकड़ में आ जाते हैं और उनकी आबादी का अंदाजा लगता है। अच्छा। जो फल खराब हो गए हैं या जिन पर इल्लियां दिख रही हैं, उन्हें तोड़कर नष्ट करना भी जरूरी है। हाँ, सफाई। और जैविक नियंत्रण भी है, जैसे ट्राइकोग्रामा नाम के छोटे कीड़े छोड़ना। ये इल्लियों के अंडों को खा जाते हैं। अच्छा, दोस्त कीड़े? हाँ, या फिर NPV नाम का वायरस इस्तेमाल करते हैं जो इल्लियों में बीमारी फैलाता है। BT, बैसिलस thuringiensis भी एक जैविक कीटनाशक है। और रासायनिक दवा? वो आखिरी उपाय है। जब बाकी तरीके काफी ना हो तब कुछ सुझाए गए कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं। वाह, मतलब कई स्तरों पर काम करना पड़ता है। अच्छा, और वो छोटी सी सफेद मक्खी, वो भी बहुत दिखती है खेतों में। हाँ, सफेद मक्खी बेम्जिया टेबेकाई, ये छोटी जरूर है पर बहुत नुकसान करती है। एक तो ये पौधों का रस चूसती है जिससे वो कमजोर हो जाते हैं, और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये वायरस फैलाती है, खासकर लीफ कर्ल वायरस। लीफ कर्ल? हाँ, मैंने देखा है पौधों में पत्ते एकदम सिकुड़ जाते हैं, मुड़ जाते हैं। हाँ। और वो इसी सफेद मक्खी की वजह से फैलता है। पौधा बढ़ना ही बंद कर देता है। बाप रे, तो इसकी क्या इलाज है? इसका नियंत्रण बहुत जरूरी है। इसके लिए पीले चिपचिपे ट्रैप लगाते हैं। मक्खियां पीले रंग की तरफ आकर्षित होती हैं और चिपक जाती हैं। अच्छा, येलो स्टिकी ट्रैप्स। जी, कुछ कीटनाशकों का भी इस्तेमाल होता है और खेत के आसपास जो खरपतवार होते हैं ना, उन्हें हटाना जरूरी है क्योंकि ये मक्खियां वहां भी छिपती हैं। ठीक है, और कोई कीड़ा? एक सर्पिलाकार पत्ती सुरंगक होता है, सर्पेंटाइन एफ माइनर। ये पत्तियों के अंदर सुरंगें बनाता है। हाँ, वो टेढ़ी मेढ़ी लकीरें दिखती हैं पत्तियों पर। बिल्कुल, इसके लिए नीम आधारित चीजें जैसे नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट NSK का छिड़काव काम करता है। और जड़ों में भी कुछ लगता है क्या? हाँ, जड़ों में शुक्रकुत्रमी यानी निमेटोड की समस्या आ सकती है। ये बहुत छोटे होते हैं, दिखते नहीं, पर ये जड़ों में गांठें बना देते हैं जिससे पौधा पानी और पोषक तत्व ठीक से नहीं ले पाता। ओहो, इसका क्या करते हैं? इसके लिए नर्सरी बनाते समय और खेत में रोपाई के वक्त कार्बोफ्यूरान जैसे दानेदार कीटनाशक मिट्टी में मिलाने का सुझाव है। जैविक तरीकों में ट्राइकोडर्मा फंगस भी इस्तेमाल होता है। ये तो हो गए कीड़े। बीमारियां भी लगती होंगी, फंगस वगैरह? हाँ बिल्कुल, बीमारियों में नर्सरी में आर्द्र गलन यानी डैम्पिंग ऑफ बहुत आम है। छोटे पौधे जड़ के पास से गल जाते हैं। हाँ। इसके लिए बीजोपचार और मिट्टी का उपचार बहुत जरूरी है, जैसा हमने पहले बात की थी, ट्राइकोडर्मा या स्यूडोमोनास से, और पानी जमा ना होने देना। सही। खेत में पत्ती धब्बा रोग आ सकता है, ये फंगस से होता है। इसके लिए मैनकोजेब जैसे फफूंद नाशक का छिड़काव करते हैं।
लीफ कर्ल की बात हमने की कि वो वायरस है और सफेद मक्खी से फैलता है, तो उसका इलाज तो मक्खी को कंट्रोल करना ही है। हाँ। एक और वायरस वाली बीमारी है टोमेटो स्पॉटेड विल्ट रोग। इसके लिए भी कीटनाशक का प्रयोग बताया गया है और एक ब्लाइट का भी जिक्र है जिसे बैक्टीरियल बताया गया है। हालांकि ब्लाइट फंगल भी होती है, शायद ये बैक्टीरियल ब्लाइट की बात हो रही है। कभी कभी ऐसा नहीं होता कि फल अजीब से हो जाते हैं, जैसे फट जाते हैं या नीचे से काले पड़ जाते हैं, वो क्या है? हाँ, वो भी होता है। वो असल में बीमारियां नहीं हैं, उन्हें शारीरिक विकार या फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं। अच्छा। ये किसी कीड़े या बीमारी से नहीं बल्कि मौसम या पोषण में गड़बड़ी से होते हैं। अच्छा। जैसे फल फटना, फ्रूट क्रैकिंग, ये अक्सर तब होता है जब मिट्टी में नमी अचानक बहुत बढ़ जाए या कम हो जाए या फिर बोरॉन की कमी हो। अच्छा, बोरॉन की कमी। जी। फिर एक है पुष्प छौर सड़ांध, ब्लॉसम एंड रॉट। इसमें फल का नीचे वाला हिस्सा काला पड़कर सड़ने लगता है। हाँ, देखा है ये। एक कैल्शियम की कमी से होता है। कैल्शियम की कमी। जी। एक होता है खोखलापन, पफिनेस। फल बाहर से तो ठीक लगता है पर अंदर से खोखला और हल्का होता है। ये ठीक से परागण ना होने या तापमान सही ना होने से हो सकता है। और धूप से झुलसना, सनस्कॉल्ड भी होता है। तेज धूप से फल पर सफेद पीले धब्बे पड़ जाते हैं। हाँ। और एक कैट फेस भी होता है। इसमें फल का आकार बिगड़ जाता है, टेढ़ा मेढ़ा सा हो जाता है। ये शुरू में फूल बनते समय किसी तनाव जैसे ज्यादा गर्मी, सूखा या ठंड की वजह से हो सकता है। अरे बाप रे, टमाटर उगाना और उसे सही सलामत रखना तो सच में एक बड़ी चुनौती है। और ये सब करने के बाद, मतलब इतनी मेहनत और जानकारी लगाने के बाद, उपज कितनी मिलती है किसानों के लिए? तो आखिर में यही सबसे जरूरी है। हाँ, उपज सामान्य तौर पर स्रोतों के अनुसार 150 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज मिल सकती है। 150 से 250 क्विंटल, ये ठीक ठाक है। जी। और अगर किस्में अच्छी हों और प्रबंधन बहुत अच्छा हो तो कुछ स्रोतों में 30-40 टन प्रति हेक्टेयर का भी जिक्र है। 30 से 40 टन यानी 300-400 क्विंटल। जी हाँ, ये काफी अच्छी उपज मानी जाएगी। तो ये थी टमाटर की कहानी, इसके विज्ञान से लेके इसकी खेती और फिर इसे बचाने के तरीकों तक। उम्मीद है टमाटर पर यह बातचीत हमारे सुनने वालों को जानकारीपूर्ण और दिलचस्प लगी होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ और उसी तरह उसकी गहराई में उतरेंगे।